नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। अपने वादे के मुताबिक इंटरनेशनल गहमा गहमी, उठा पटक और नई रणनीति को लेकर आपके साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम बात करेंगे। जो टॉपिक हैं उनमें इसमें ऑटोमन एम्पायर को लेकर या फिर तुर्की के नए कानून को लेकर जो एक तैयारी चल रही है, 2023 को जहन में रखते हुए तुर्की नए कानून लागू करने वाला है, वो क्या होंगे और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति को लेकर जिस तरह की चिंताएं जताई जा रही है इंटरनेशनल एजेंसीज में, और सऊदी अरब को लेकर जो बाइडन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं बहुत अहमियत रखते हैं। यहाँ अंसारुल्लाह को लेकर जिस तरह से आज बयान अमेरिका का आया है, वो सऊदी अरब के लिए कितना चिंताजनक है, इस पर बातचीत करेंगे। और ईरान को लेकर जिस तरीके से पेंटागन की तरफ से या यूएन की माफ़ कीजिएगा अमेरिका की तरफ से तासुर पेश किया गया है कि अगरचे ईरान अपने वादे पर कायम है तो अमेरिका अपने वादे पर फिर से लौट सकता है। इसके मायने क्या होंगे? क्या चीन और ईरान की बढ़ती हुई जो एक रणनीति है यहाँ ठहर जाएगी? क्या एक बार फिर ईरान अमेरिका और भारत के साथ कोलिशन करते हुए नज़र आएगा या फिर इसके कोई और मायने होंगे? इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान, चाइना को लेकर और बर्मा को लेकर, भारत को लेकर जो रणनीति चल रही है उसके क्या मायने होंगे? जो बाइडन की नीति अगर चाइना के साथ बदलती है तो इसके भारत पर क्या असर पड़ेंगे? क्या भारत एक तरह से घिर चुका है और अपनी ही कूटनीतिक जो पेशकदमी थी उसको कहीं फंसता हुआ नज़र आएगा या फिर एक जीत की तरफ बढ़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो वक्त कम होने की वजह से हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके सभी टॉपिक पर जो समझने की ज़रूरत है, जिससे ये हमें पता लग सके कि दुनिया किस तरफ जाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में नया कानून आने वाला है। ऑटोमन एम्पायर को लेकर पूरी तरह से चिंता में नज़र आते हैं रजब तैयब अर्दगान विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर नया कानून इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया कानून यकीनी तौर पर सल्तनत उस्मानिया को जहन में रख के बनाए जाएंगे। 2023 को जहन में रखते हुए इसको लागू किया जाएगा। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में तुर्की खिलाफत उस्मानिया के कानून को लागू करते हुए नज़र आ सकता है कि जो एक इस्लामिक पद्धति होगी और पूरी तरह से खिलाफत को, क्योंकि इस्लामिक कई स्टेट हैं, कई देश हैं जो कहते हैं हम इस्लामिक कवानीन को लागू करते हैं या हमारे यहाँ इस्लामिक कानून है, बल्कि इस्लामिक कानून तब तक नहीं हो सकते जब तक खिलाफत का जो निज़ाम है वो लागू ना हो, क्योंकि इस्लामिक हुकूमत में किंगडम का कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये बात शायद आने वाले मीडिया को और आने वाले दौर में लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह से जो भी इस्लामिक किंगडम्स हैं उनके लिए शायद तुर्की का निज़ाम एक ख़तरा बन के उभरेगा, और चूँकि तमाम दुनिया भी उसे ख़तरे की नज़र से देखेगी, तुर्की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर एक बड़ी फ़ौज की तैयारी भी करेगा। आने वाले दिनों में आपको खबर, ये सबसे पहले मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तुर्की एक रणनीति बनाकर अपने सहयोगियों के साथ 50 लाख से ज़्यादा आर्म फोर्स को तैयार करने का ऐलान करेंगे, जो आने वाली दुनिया के लिए एक चिंता की बात होगी। इसकी सुगबुगाहट भी कहीं नहीं है, इसकी चर्चा भी कहीं नहीं है। ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इसके माफ़ कीजिएगा, इसके लिए आने वाले दिनों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक जो मामला चल रहा है तुर्की का, ये एक तरफ रख देते हैं, जिसको लेकर यकीनी तौर पर जो 40 टुकड़े ऑटोमन एम्पायर के हुए थे उनके बीच में एक गहमा गहमी, बेचैनी, परेशानी का आलम है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी किंगडम है या कोई भी स्टेट है, अगर उसकी अपनी वजूद को ख़तरा होता है तो उनका चिंता होना लाजमी है, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी इसको जायज़ नाजायज़ पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ उस पर जो होने जा रहा है। जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, बुरा क्या होगा, अच्छा क्या होगा, ये फैसला आप करें या जिनके साथ होगा वो करें। मेरा काम खबरें आप तक पहुँचाना है और आपको तज्जिया जो आने वाले वक्त की संभावनाएं हैं वो समझाना है, वो समझा रहा हूँ। इसमें न मैं किसी की तरफ हूँ न किसी के ख़िलाफ़ हूँ।
देखिए, सऊदी अरब को लेकर इस वक्त हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि तुर्की से इस यमन की तरफ और सऊदी की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी को लेकर आर्थिक स्थिति को लेकर तमाम एजेंसियों ने नेगेटिव साबित किया है। 2029 तक ये मानना है एजेंसियों का कि सऊदी अरब अपनी आर्थिक स्थिति है उसको रिकवर नहीं कर पाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था डूबती चली जाएगी। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब का किंगडम जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचाने, तेल के बेस से हटाकर एक जनरल इकोनॉमी में शामिल करने की तमाम कवायद चल रही हैं। उसको कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रिकवर करे। कितना कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, या आने वाली वक्त बताएगा। मेरी नज़र में रिकवर नहीं कर पाएगा, सीधी मेरा अपना आकलन कहता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी तरह से दोहन करने की कोशिश की जाएगी अरबों की अमेरिका द्वारा, चूँकि उनको थ्रेट करके, उनको डरा कर एक आज जो ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से वो ये है कि यमन की मुदाखलत बंद करेंगे, यमन में अमन लाने की कोशिश की जाएगी और जो अंसारुल्लाह जो वहाँ पर हौसी संगठन है उसको आतंकवादियों की लिस्ट में से बाहर कर दिया जाएगा, एक जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, जहाँ पर बातचीत के ज़रिए और लड़ाई को भी बातचीत की दोनों टेबल पर बातचीत की जाए, उस नौबत पर आएगा जहाँ पर यकीनी तौर पर यमन में अमन की गुंजाइशें बढ़ जाएंगी और इसको सऊदी अरब की एक बड़ी फोर्सेस हार के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी भरपाई सऊदी अरब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ 34 मुल्कों का संगठन बनाकर भी एक यमन से अगर युद्ध न जीत सके और उसके बाद फिर ये स्थिति बाइडन के सत्ता संभालने के बाद आती है कि अंसारुल्लाह हौसी संगठन जो वहाँ मौजूद है उसको आतंकवाद की लिस्ट में से निकाल कर राजनीतिक फहरिस्त में अगर डाला जाएगा तो बातचीत के रास्ते खुलेंगे और टेबल पर लाकर बातचीत करके फैसला भी करवाया जा सकता है। अमन की संभावना बढ़ सकती है। इसमें तुर्की अपना एक अलग से एक्ट करेगा, उसे भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी सऊदी अरब के लिए ये एक बुरी खबर है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो कुछ वो चाहते थे ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसका मतलब ये अलग बात है कि कुछ लोगों को ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब की हिफाजत हम करेंगे। अगर सऊदी अरब की अपनी आर्म फोर्स से अमेरिका हिफाजत करने की बात करता है तो यकीनी तौर पर आप इसको मान के चलें कि अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पर मौजूद है। एक तरह से बंधक बनाकर सऊदी अरब को रखा जाएगा, जिससे अपनी मनमानी अपनी तरीके से बात को करवाया जा सके और अपनी संप्रभुता, अपनी फ़ौज, अपनी जो सबसे बड़ा हथियारों का बायर सऊदी अरब होने के बावजूद अपनी ताकत के ज़रिए अपने ही एक्शन को नहीं कर पाएगा। ये एक और बुरी खबर जो है सऊदी अरब के लिए है, चूँकि किंगडम को आप बंधक के तौर पर देख सकते हैं, ये सच्चाई है। अब इससे थोड़ा सा आ जाते हैं ईरान की तरफ। अगर हम ईरान की तरफ बढ़ते हैं तो जो बाइडन की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर पैगाम दिया गया है कि ईरान अगर अपने वादे पर कायम है तो हम JCPOA में वापस लौट सकते हैं, हम अपने समझौते पर वापस लौट सकते हैं और हम जो पहले से समझौता ईरान के साथ किया था उस समझौते को बहाल कर सकते हैं। इस रणनीति का जो अमेरिकी एंगल मुझे नज़र आ रहा है वो साफ तौर पर यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी फोर्सेस को निकालने की कोशिश अमेरिका नहीं करेगा, यहाँ अपनी फोर्सेस बढ़ाएगा, जिसके लिए भारत, ईरान का एक अहम रोल होता है। चूँकि पाकिस्तान इस बार अमेरिका को सहयोग करने नहीं जा रहा है, चूँकि पाकिस्तान डायरेक्टली जितना अमेरिका को सहयोग करता था वो अलग बात थी, मगर सऊदी के दबाव में ज़्यादा अहम रोल हो जाता था पाकिस्तान का। जो काम अमेरिका से डायरेक्ट नहीं बन पाता था, सऊदी के दबाव में वो सब काम पाकिस्तान को करने पड़ते थे। इमरान खान की क़यादत में पूरी तरह से सऊदी अरब के वजूद के ग़ुलामी को बिल्कुल पाकिस्तान ने नकार दिया है। अमेरिका को भी लगभग ठेंगा दिखा रहा है, चूँकि चीन के साथ अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से मैच कर चुका है पाकिस्तान, और अमेरिका के किसी पाबंदी से, किसी सेक्शन लगाने से या किसी दबाव बनाने से अब पाकिस्तान पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर ईरान के पलटी मारने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो
$400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को ऐलान किया था चाइना ने। चाइना के साथ कोalition में बड़े हथियारों का डेवलपमेंट ईरान ने किया है। काफ़ी आर्थिक स्थिति को संभालने का रोल जो है चाइना ने अदा किया है ईरान के साथ। मगर ईरान पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बात पर चाइना को भरोसा करना तो पड़ेगा, मगर बहुत भरोसे की बात नहीं रह जाती, चूँकि यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, अब यूरोपियन यूनियन के साथ अपने संबंध बहाल करने के लिए, सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने के लिए और हौशियों को के साथ मिलकर अपनी जीत को दर्शाने के लिए ईरान अपनी मौका परस्ती पर आ सकता है। यहाँ ईरान कोशिश कर सकता है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहाल करे और अमेरिका के जो छुपे हुए हित हैं, चाहे वो सब अरबों पर दबाव बनाने का हो, चाहे फिर वो भारत को अपने साथ मिलाकर चाइना पर दबाव बनाने का हो, इन तमाम, और चाहे पाकिस्तान पर दबाव बनाने का हो, इन तमाम में एक रोल आने वाले दिनों में ईरान अपना अदा कर सकता है, जो अभी तक चाइना या फिर एक दूसरे खेमे की तरफ, रशिया खेमे की तरफ जो है कमिटेड नज़र आ रहा था। ईरान यहाँ पासा पलट सकता है, चूँकि ईरान के दिल में तुर्की की बढ़ोतरी को बर्दाश्त न करने की टीस वो है, थी और रहेगी। इससे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये मैं ईरान को लेकर कह रहा हूँ, जिसमें चाबहार को लेकर भारत की आज फिर से नई नीति तैयार कर ली गई है। एक तरफ अमेरिका ने अपने नीति पर वापस लौटने की बात की है, दूसरी तरफ भारत ने चाबहार में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की दोबारा से फिर बात कर ली है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान फिर से एक अलग पॉलिसी को राउट करेगा, जहाँ पर चीन, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की और अरब ममालिक, ये सब कुछ एक तरह से अलर्ट अलार्म पर चले जाएंगे ईरान को लेकर। ऐसा मैं देख रहा हूं, जो मेरा आकलन है, जो लॉन्ग टर्म में ये कल हो जाएगा ये बात नहीं करता हूं। देखिए, इसमें साल 2 साल के जो भी मामला शामिल होते हैं उनको भी आप जहन में रखा करिएगा, मगर एक रणनीति जो आगे तैयार हो सकती है उसकी संभावनाओं पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम फिक्र जो है आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल ने एक तरह से अरबों के साथ अपने जो मामला थे उनको ठीक किया। अगर ईरान को अमेरिका अपने साथ मिलाता है तो ईरान की हिजबुल्लाह को लेकर या फिर दूसरे जो सीरिया में, इराक में जो संगठन, जो ईरान के समर्थित संगठन हैं, उन संगठनों को, जिसे ईरान जो है स्वयंसेवक या स्वयं फोर्सेस कहता है, वो तमाम फोर्सेस जो है उन वो ख़तरा होती है इजराइल की बढ़ती ताकत की, और उसके ग्रेटर इजराइल बनने के ख्वाब में एक रोड़ा साबित हो सकती है। तो इस चिंताओं को लेकर इजराइल ज़रूर जो है वो ऑफेंसिव खेल सकता है। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल बेसिकली कोशिश करेगा कि किसी तरीके से अमेरिका को इस तरफ, ईरान की तरफ ज़्यादा ना झुकने दिया जाए, चूँकि उसने बड़ी कोशिशों, बड़ी मेहनत के साथ ग्रेटर इजराइल के सपने को बोने की कोशिश की, उसको बढ़ाने की कोशिश की, जो कि एक तरफ से टूटते हुए नज़र आ रहा है। चूँकि उन्होंने अरबों के साथ अपने अच्छे संबंधों को बनाने के बाद, मान्यता प्राप्त करने के बाद, ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए जब इजराइल कदम पेशी कर रहा है, उसी दौरान अगर जो बाइडन अपनी नीति को बदलता है तो यहाँ पर ये सूरत हाल होगी कि वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अगर अपनी नीतियों को बदलता है तो यहाँ पर इजराइल को ग्रेटर इजराइल जैसे सपने को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दरअसल क्या है, देखिएगा कि इजराइल की अपनी जो सपने हैं उनसे ज़्यादा अहमियत उस बात की है कि जो एक डार्क स्टेट में जिसको मानता हूँ, उनके पास जो सूरत हाल है वो सूरत हाल इस तरह की है कि इस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था बैठती चली जा रही है। रिकवर तेल के ज़रिए किया नहीं जा सकता, तेल पर से नीतियाँ बदल रही हैं। खेती की ज़मीन, खाने के प्रोडक्ट, इन तमाम चीज़ों की तरफ दुनिया की इकोनॉमी का मॉड्यूल जा रहा है, जिस पर दुनिया में टैक्सेशन लगाए जाएंगे और जिसको अपने कैप्चर किया जाएगा कि 2025 या 2030 से पहले टोटल प्योर एनर्जी या नेचुरल एनर्जी की तरफ जो है वो चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। ऑयल बेस तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। इस पर पहले मैं काफ़ी बड़ा तजिया कर चुका हूँ। यहाँ एक बात आप समझिएगा कि रिकवरी करने के लिए अमेरिका के पास सिर्फ जो है वो उनके हथियार हैं, हथियार सेलिंग है और ड्रग्स है। तो हथियार
हथियार सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हथियार सेलिंग के लिए यकीनी तौर पर उन्हें एक युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं युद्ध छेड़े जाएंगे या टेंशन क्रिएट की जाएगी जिसके ज़रिए वो एक लोगों को हथियार सप्लाई कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ जो अभी तक तनातनी चल रही है साउथ चाइना सी में, चाहे वो ताइवान को लेके हो या भारत चाइना की सीमा को लेकर हो या फिर साउथ चाइना सी में वहाँ के जो ओपन राहदारी है उसको लेकर हो, ये तमाम चीज़ों को लिंगर ऑन कर सकता है जो बाइडन, लंबा खींच सकता है। लंबा खींचने की वजह ये हो सकती है कि वो कहे कि मैं चीन के साथ अभी कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तों को थोड़ा सा शीत युद्ध की तरफ ले जाकर थोड़ा व्यापार के खुले रास्ते को भी करता हूँ। इसमें यह होगा कि देखिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। अगर वो एकदम चाइना को बैन करते हैं या चाइना को ख़त्म करने की सोचते हैं तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका अपनी जो अर्थव्यवस्था है चीन के बगैर उसको रिकवर नहीं कर सकती है, क्योंकि इन तमाम देशों के पैसे चाइना में इन्वेस्ट भी हैं और यहाँ के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो इसको आसानी से अमेरिका और यूरोप झेल नहीं सकते। ये भी एक कड़वा सत्य है। यानी कि धीरे धीरे जो बाइडन एक लॉन्ग टर्म नीति के तहत जाएगा और धीरे धीरे स्लैब बनाकर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा और टेंशन क्रिएट करेगा रशिया के साथ, क्योंकि रशिया को अगर कमज़ोर करने में घेराबंदी करके तमाम कोशिशों के बाद अगर कमज़ोर कर पाता है अमेरिका तो फिर चाइना से निपटना आसान हो जाएगा। मगर एक बात यहाँ पर बड़ी पेचीदा हो चुकी है, वो ये है कि रशिया के लिए ज़रूर दुनिया में रास्ते तंग होते हुए फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, चूँकि चाइना को अगर ओपन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का बाज़ार मिलता है तो चाइना पर रशिया का जो कमिटमेंट है वो कमज़ोर पड़ेगा और ऐसे में अपने हितों की, अपने कारोबार की पोजीशन को देखते हुए, युद्ध से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए चाइना ज़रूर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का साथ देने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत हाल रशिया के लिए मुश्किल भरी हो सकती है, चूँकि रशिया से भारत का जैसा एक अलाई भी वो लगभग टूट चुका है और रशिया पर बड़ी सीधी बात है, चाहे हमको S-400 मिल जाए, S-500 मिल जाए या फिर हम हथियारों का आदान प्रदान भी करें, मगर इससे इनकार नहीं कर सकते कि चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, दोनों ही अगर आने वाली सरकार कांग्रेस की भी होती है तो रशिया उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ इकोनॉमी शिफ्ट करने का काम, पॉलिसी शिफ्ट करने का काम, डिप्लोमेसी शिफ्ट करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। ये कड़वा सच है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि रशिया कांग्रेस यानी सत्ता परिवर्तन में कोई बहुत यकीन भारत में करता है, चूंकि भारत की तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार जाती है तो कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार भी रशिया के हितों के साथ मिलकर काम करेगी, ऐसा रशिया के एक्सपर्ट मानेंगे या वो इतने बेवकूफ़ होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि भारत की सत्ता परिवर्तन में रशिया का कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही इस वक्त मौजूदा जो लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, विदेश नीति सेम रहेगी, अमेरिका परस्त रहेगी, इजराइल परस्त रहेगी। इसमें मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़कर, मगर लॉन्ग टर्म के लिए, चूँकि रशिया के जो लीडरशिप है वो बहुत सूझबूझ के साथ काम करती है और एक लॉन्ग टर्म के लिए लिंगर ऑन कर देती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई लीडरशिप भारत में उभरे जो कि भारत और रशिया के पुराने रिलेशन को बहाल करने की कोशिश करे। फिलहाल दूर तक ये संभावना नजर नहीं आती। फिलहाल भारत में ऐसा कोई लीडर दूर तक नजर नहीं आता। तो भारत की नीति अमेरिका और इजराइल के खेमे में ही रहेगी, सत्ता परिवर्तन हो तो भी, ना हो तो भी। थोड़ा कम या ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इजराइल एक अजीब जो है कौतूहल में फंसने वाला है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते पर गार्ड होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चाइना का निजी जो इंटरेस्ट है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी जो राहदारी है, जो वन बेल्ट रोड है उस स्कीम को बढ़ाने के लिए और OBR को भी वो आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, जिसमें पाकिस्तान का अहम रोल है। बर्मा पर उसने तख्ता पलट करवाकर उसको थाईलैंड तक जो भारत रास्ता ले जाना चाहता था उससे पहले अपने रास्ते के इंतज़ाम कर लिए हैं, यानी कि ओशियान में भी वो अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। मगर यहाँ अमेरिका इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा कि कुछ हथियार जापान को दिए जाए, इंडोनेशिया, मलेशिया और यहाँ पर जो भी अलाई हैं, साउथ कोरिया,
ताइवान, इन सब जगह पर भारी तादाद में हथियार बेचे जाएं, भारत को भी बड़ी तादाद में हथियार बेचे जाएं, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था रिकवर हो जाए, तनाव को एकदम युद्ध में न डाला जाए और युद्ध में न डालते हुए कोशिश की जाए कि जो युद्ध है उसको थोड़ा लिंगर ऑन किया जाए। इसमें अलबत्ता भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज होती चली जाएगी, चूँकि चीन के साथ मिलकर जो हम कारोबार कर रहे थे, अचानक हम वो प्रोडक्शन यूनिट अपने यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, और यूरोपियन यूनियंस की अगर प्रोडक्शन यूनिट और अमेरिका की यहाँ लगती है तो वो कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पिछले 20 सालों में हमने अर्थव्यवस्था को जिस पैटर्न पर लेकर गए थे, इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। अलबत्ता जो तनाव चाइना की तरफ से बढ़ रहा है, चाइना उसको कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि अमेरिका भी इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और तमाम इलाके में अगर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट कोई अमेरिका के लिए और अमेरिका की इस नई नीति के लिए है, वो होगा भारत। और भारत अगर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब साफ है कि भारत एक अजीब ड्वेल जाल में फंस चुका है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन से निपटने की, उसकी हरकतों पर लगाम लगाने की तमाम तैयारियां, तमाम कोशिशें, तमाम डिप्लॉयमेंट हम कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी ज़मीनों पर चाइना कब्जा कर चुका है। तीसरी तरफ अमेरिका ये चाहेगा कि इसको लिंगर ऑन खींचा जाए। अगर इसको लिंगर ऑन किया जाता है, यानी लंबा खींचा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। जो एक बहादुर राजनेता की छवि है वो बिगड़ती चली जाएगी। चाइना एक कदम पीछे हटने वाला है नहीं। भारत को लड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, चूंकि भारत ही एक ऐसा देश है इस वक्त जिस पर अमेरिका, जो बाइडन, इजराइल सब अपनी नीति रणनीति को अपनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी जो रणनीति का पहलू है, जो ईरान इसमें दूसरा एक फैक्टर हो सकता है। ईरान, भारत ये सब आपस में मिलकर चाइना के साथ जो है ईरान के रिश्ते थोड़े कमज़ोर पड़ सकते हैं। रशिया की घेराबंदी आगे चलकर की जा सकती है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक अलग बात है। तुर्की और रशिया के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने एक्ट, अपने रोल को बढ़ाएगा, ये भी आपको, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक ज़रूर अमेरिकी पॉलिसी ये चाहेगी कि वो अपने हथियारों की, अपनी चीज़ों की सेल को बढ़ाए और अपने जो वहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दुनिया में ज़मीनें खरीदने के लिए मौका दे, हथियार बेचने के लिए मौका दे, और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने जो वहाँ के जो फाउंडर्स हैं, एक तरह से जो संचालक हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, ये तमाम संचालकों को एक अच्छा मौका बाइडन सरकार फराहम करे। ऐसी स्थिति में जो बिल्कुल नेक टू नेक युद्ध आ चुके थे वो टल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और इन सब के मोहरे जो हैं उनके साथ एक अच्छा गेम बाइडन सरकार खेल सकती है। इसमें मोहरा ही साबित होने जा रहा है इजराइल भी, मुझे लगता है साफ कहूँगा बिल्कुल भारत भी। पाकिस्तान अपनी चतुराई के चलते हुए, अपनी तमाम चालाकियों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की का इस्तेमाल करेगा, ये चाइना का इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब की नीति भी फंसती हुई आपको नज़र आएगी। स्थितियाँ पूरी तरह से बदल रही हैं। ये एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि ये तमाम देशों में तनाव दिखेंगे। कल युद्ध हुआ, परसों युद्ध हुआ, और फिर युद्ध को नहीं करने की कोशिश की जाएंगी। इसका मतलब साफ होगा कि इनकी तैयारियां करवाई जाएंगी, उसके नाम पर तमाम हथियार बेचे जाएंगे। इन तमाम देशों की, जो आसियान में हैं, जो एशिया में हैं, इन देशों में इनकी खास जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जाएगा। इनके अपने राजा, इनकी सत्ताएं उसकी जिम्मेदार होंगी। जनता की गाड़ी कमाई, रोजी रोटी कमानी, तरक्की करनी, डेवलपमेंट करना, ये सब जो है झुंझुने वापस हो जाएंगे। और अब हथियारों के लिए सरकारें चंदा इकट्ठा करेंगी, पैसा इकट्ठा करेंगी, जनता की कमाई लूट कर अमेरिका को दे देंगी। ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर आम लोगों का यकीन करना बड़ा मुश्किल होगा। आप लोगों का भी मुश्किल होगा यकीन करना। वो करें न करें, ये आप लोगों का काम है। मगर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सूरत हाल फ़िलहाल मौजूदा बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। इन सब पर नज़र रखी जाए। अगर ये तमाम देश की जनताएं अपनी सरकारों को कंट्रोल कर सकती हैं तो करें, नहीं तो कटोरे के लिए हाथ में लेकर तैयार रहें। तो कुल मिलाकर आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर इसको ब्रीफ करूँगा, कोशिश करूँगा एक एक पार्ट को करूँ, मुश्तरका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। खुदा हाफिज़।